नमस्कार। हिमालय समाप्त हो चुकी है। पिछली वाली वीडियोस जाकर देखिए। यकीन मानिए एक बार अगर आप देख लोगे ना, हिमालय आपके दिलो दिमागों में अच्छी तरह से छप जाएगी। तो पिछली वीडियो जो हिमालय हो चुकी है उसको जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। मैं लगभग हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप क्रम से देखो। क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। हिमालय समाप्त हो चुकी है। अब प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसको हम जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ से भी खूब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं वही करवाता हूँ आपको जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएंगे, तो मिस मत कीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इस वाली वीडियो में, आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम सिर्फ समझेंगे, जानेंगे। डिटेल्स में नहीं जानी है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, क्या क्या है। कहानी के तौर पर मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि अगर आप पहले ही कुछ कहानी के तौर पर समझ जाओगे, जान जाओगे कि ये चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो एक खाका बनी रहेगी आपके दिमाग में, तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो मैं समझाऊँगा उसको आप नोट्स कीजिएगा और गूगल पर टाइप कीजिएगा। वहाँ पर क्लियरली आ जाएगी, मतलब स्पष्ट रूप से। जो गूगल पर आप टाइप कीजिएगा ना, तो स्पष्ट रूप से लिखी हुई आ जाएगी, और उसको और इसको मिलाते हुए आप एक अच्छी नोट्स बना लोगे। ये मैं बनाया हूँ, यही चीज़ पर है। जब मैं समझाऊँगा तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँगा। ठीक है, समझते हैं। ये वीडियो एक कहानी के तौर पे लीजिएगा ताकि आगे जो मैं करवाऊँ तो आप अच्छी तरह से समझ सको। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, नाम ही है प्रायद्वीपीय। देख रहे हैं आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। जितने भी क्लासेस मेरी हुई है वो सब देख रहे हैं, तो इतनी तो आप में होगी ना कि मैप का अध्ययन आपके पास होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मैप तो आना ही चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने रूम में भी फिजिकल, पॉलिटिकल, वर्ल्ड की, भारत की जो महत्वपूर्ण है, मैं एक वीडियोस बना चुका हूँ इस पर, आप जाकर देख सकते हो, वो आप लगा लीजिए। मैप आनी चाहिए। यहाँ पर दिखे ना दिखे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, लेकिन जैसे ही मैं इंडिकेट करूँ, संकेत करूँ, आपके दिमाग में फट से आ जानी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। समझ रहे हैं? गैदरिंग यहाँ पर हो गई है, समय लग जाती है नहीं, तो जल्दबाजी में कुछ ऐसी हो गई है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे पास समय का बड़ा ही अभाव रहता है। यकीन मानिए, मैं भी एक छात्र हूँ और भी सारे कामें रहती हैं, नहीं बहुत सारे। जैसे ही समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ और बैठ रहा हूँ। तो मैप का खाका आपके दिमाग में होनी चाहिए। शुरू करते हैं। भारत का मैप आप जानते भी होंगे, भारत का मैप कैसा है, नहीं? भारत का मैप प्रायद्वीपीय शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेनिनसुला। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग, नहीं? जैसे आप, ये मैप है, मान लेता हूँ मैं, ये मैप है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत का ये वाला जो पोर्शन है, नहीं, एक मिनट, हाँ, ये वाला पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, नहीं? तो इसे ही प्रायद्वीप कहते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में इंडियन ओशन, नहीं, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा। यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब आप समझ गए। ये पूरा का पूरा पठारी इलाका है। यहाँ से लेके, देखिए ये वाली भाग जम्मू कश्मीर वाली, पंजाब हरियाणा से लेके बिहार तक, नहीं,
मैं अच्छी तरह से यहाँ पे समझाने का प्रयत्न करूँगा आपको कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि छोटी सी भारत, प्यारा भारत अपना जो है, यहाँ पे मैं भारत का एक छोटा सा मैप बना लेता हूँ। ठीक, 1 मिनट। समझाने के लिए इसलिए मैं पहले कर लेता हूँ ताकि समय बच जाए। समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा भारत। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयत्न कीजिए। ये हमारा प्यारा सा भारत और ये है हमारा हिमालय, नहीं, ये हमारा हिमालय वाला एरिया है। ठीक है, तीनों श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय वाली, और उसके पार और हो चुकी है पढ़ाई, जाकर देखिए। और एक ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, और इसके पार ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हो चुकी है सारी पढ़ाई, हिमालय वाले चैप्टर में जाकर देखिए। तो ये है हिमालय। हिमालय ऐसे है, धनुषाकार, नहीं, ऐसे करके तीनों श्रेणियाँ। आप कल्पना करो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी अच्छी आप कल्पना कर लोगे उतनी ही बेहतर आप समझोगे। तो यह है हिमालय। हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आई हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। नहीं, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। ठीक है, आपको समझना है कि ये हिमालय है। देखिए, यहाँ पर है आपका उत्तर भारत का मैदान है, हिमालय के जस्ट नीचे। नहीं, यही में यहाँ पर समझिए आप अच्छी तरह से। यहाँ पर है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान के बाद, 1 मिनट, ठीक है, चलिए, उत्तर भारत के मैदान है ये वाली भाग। नहीं, यहीं पर है आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार तक मैदानी इलाका है। उसके बाद यहाँ से ये वाली जो एरिया है ना, ये क्या है, नहीं कुछ, ये वाली एरिया जो यहाँ से लेके ये वाली भूखंड, ये त्रिभुजाकार, देख रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रदीपी पठार का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ये पठारी इलाका है, ये मैदानी इलाका है, ये वाली भाग पठारी इलाका है। समझ गए? पठार पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं, नहीं। हिमालय की जो पर्वत हैं 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर औसतन ऊंचाई है, उससे कम रहता है। इसके ऊपर वाले भाग समतल होते हैं, पठार के ऊपर वाले भाग समतल सपाट होते हैं। क्या होता है कि इस भाग में पूर्व काल में एक बात मैं कह दूं, हिमालय से पहले पठार आया था। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा कि ये जो पठारी वाला भाग है, ये यहाँ पे मैं लिया हूँ, देख रहे हो आप, ये पठार जो है, ये वाली भाग यहाँ से लेके और ये वाली भाग जो पठारी इलाका है ना, हिमालय तो या बाद इनका अभी तो जन्म हुआ है इसका, नहीं, ये पठारी वाली जो भाग है बहुत पहले की है और मूल भारत यही है, और जो अफ्रीका से टूटकर अलग हुई है। नहीं, अफ्रीका से प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से टूटी है, मूल भारत जो है ये वाली एरिया, ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुई। आपको याद होगा, मैं करवा भी चुका हूँ। आप वीडियोस प्लीज़, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रम से देखा कीजिए। अब मेरी वीडियो जो मैं एक बनाया हूँ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एंड जो है लारेशिया, पेंजिया, नहीं, पेंजिया का कैसे विखंडन हुआ, कौन सी पार्ट किस में आई, ये सारी वीडियो है, आप जाकर देखिए, उसको समझ जाइएगा तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ जाओगे आप। तो अफ्रीका से टूटकर अलग हुई और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह हो रही है, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर, ये रहा उत्तर, नहीं, और इधर वाली भाग पूरब।
तो उत्तर पूर्व की ओर अभी भी भारत उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, खिसक रही है, आगे की ओर जा रही है ना, उत्तर पूर्व की ओर इसका प्रभाव हो रहा है। यही कारण है कि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब मैं पढ़ाया तो उसमें आप जानते हो, अगर देखे होंगे तो समझ में आती होंगी आपको यहाँ पे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था कि भारत जो है हमारा वो उत्तर पूर्व की ओर भाग रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट जो है उसमें क्या किया गया है, घुस गया है। यूरेशियन प्लेट जो एशियन प्लेट है उसमें घुस गया है भीतर की ओर, और यही कारण है कि हर वर्ष जो हिमालय कुछ न कुछ ऊपर उठता जा रहा है ना। हिमालय की चोटी भी 8,848 मीटर थी, अब 8,850 मीटर हो गई है ना, लगभग धीरे धीरे उठ रही है। कारण क्या है, ये उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, उत्तर पूर्व की ओर इसका प्रवाह हो रहा है, और यह धक्का दे रही है किसको, यूरेशियन प्लेट की। आप जाकर देखिए वीडियो, तो उधर मैं जाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो, और फिलहाल इसको आज कहानी के तौर पर समझनी है, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से करवा दे रहा हूँ आपको। तो ये इधर की ओर जा रही है, इसलिए हिमालय पर अधिक भूकंप आती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर उतनी भूकंप नहीं आती है। नहीं आती है, कभी कोई ना एक दो है गुजरात के है ना, तो भूज नहीं, तो वो एक्सेप्शन मतलब अपवाद तो कहीं हर जगह कुछ ना कुछ रहती ही है। तो पठारी इलाका जो है यहाँ पर आप क्या होता है कि मैदानी भाग में हम कल जब गाड़ते हैं, कॉल जिसमें से पानी निकलती है, नल जो गाड़ते हैं या पाइप गाड़ते हैं ना, तो देखोगे कि मैदानी इलाका में हिमालय से पहले भी बहुत सारी नदियाँ बहती थी। हिमालय का निर्माण में भी मैं बताया हूँ कि ये उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है। जो भारत है हमारा, मूल भारत इतना ही था, ये वाली नहीं, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है ये, जिसके कारण 33 सागर में बहुत सारे मलबा जमा, और उसके बाद वहाँ पर उस मलबा से हिमालय का निर्माण हुआ। नहीं आप वीडियोस जाकर देखिए, उसमें पिछली वाली वीडियो जो मैं करवाया हूँ हिमालय पे। तो कहने का तात्पर्य है कि मैदानी इलाका में नदियाँ पूर्व काल में बहुत सारी बहती थी। यहाँ पे तुम कुछ नदियों को लिया हूँ, नदियाँ वाली चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से मैं करवा दूँगा। भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की पठार की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, नहीं उसके बाद विश्व की नदियाँ कौन कौन सी है, सब पे चर्चा होगी। यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जैसे समय मिलता है मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो अच्छी तरह से बनाऊं, और जिस तरह से जितना अधिक मुझे समय मिलता है, यकीन मानिए मेरी वीडियो उतनी ही अच्छी जाती है, क्योंकि मुझे समय मिल जाता है अध्ययन करने का, और जब मैं अध्ययन करके अच्छी तरह से करता हूँ ना, समय मिलता है तो अच्छी जाएगी, आप भी जानते हो। तो हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, वर्ल्ड की नदियाँ, सारी जितनी भी नदियाँ हैं उस पर बारी से उस पर चर्चा होंगी। फिलहाल यहाँ देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार, मैदानी इलाका जहाँ पर पाइप गाड़ते हैं, वहाँ पे पूर्व काल में मैदानी इलाका की मैं बात कर रहा हूँ। मैदानी इलाका में क्या होता है कि अगर यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं तो नदियाँ क्या करती है, बहुत सारे जो है मान लीजिए हिमालय से नदियाँ निकलती है, तो हिमालय को काट कर निकलती होगी ना, तो बहुत सारे नहीं अपने साथ क्या लाती हैं, कंकर पत्थर बालू वगैरह सब लाती है, और मैदानी जो भाग होता है उसमें क्या करती है, वो बिछा देती है। नहीं, और जब मैदानी भाग में ये बिछ जाती है, मान लेते हैं ये नदियां हैं, अपने साथ कंकर पत्थर लाई बहुत सारे, नहीं मिट्टी सब लाई और ये बिछा दी, ये वाली भाग पठार है। तो हम जिस अब ये बात याद रखना कि जिस मैदानी भागों से होकर या कहीं से भी नदियाँ निकलती है तो उसको काटेगी ही नहीं, जैसे इरोजन करेगी, कटाव होगा, मिट्टी कटेगी, वो जाकर फैलेगी चारों ओर। अब उस मिट्टी को हजारों करोड़ों वर्ष हो जाएंगे, तो उसमें जो पानी जो रहता है ना, वो अंदर बैठा रहता है नहीं, और जब आप पाइप गाड़ते हो तो वही पानी निकल कर आता है, और जब अधिक आप पाइप नीचे की ओर गाड़ोगे तो मिट्टी के अंदर, यानी कि यहाँ तक तो मिट्टी हुई, उसके बाद आपको आएगा पठार, यानी कि चट्टानें आ जाएंगी, जो हालांकि कट जाती है लेकिन कठोर रहती है, वो चट्टान नाम ही चट्टान है। तो यानी कि बालू के बाद चट्टान आएगी। तो जिस गांव या जिस शहर से होकर नदियाँ बहती हैं ना,
उसके अंदर, उस ज़मीन के अंदर पानी कई वर्षों तक रहती है, तो वहाँ पानी की उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पठारी वाली जो इलाका है जहाँ पे चट्टानें रहती है वहाँ पे पानी टिक नहीं पाती, इसीलिए वहाँ पे दिक्कतें आती है। कहने का तात्पर्य ये था, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो मूल भारत है हमारा अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है, नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, एक और प्रायद्वीपीय भारत से भी नदियाँ, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ निकलती है। मैं फिर आपको कह दूं कि नदियाँ वाली चैप्टर जब अलग से पढ़ाऊंगा तो सब प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा होगी वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पर कह दूं आपको, जो है महानदी है नहीं, गोदावरी, कृष्णा, तो ये वाली भाग देख रहे हैं आप, ये खाली है, मैदानी वाला भाग है, और ये वाली भाग पठारी है। तो ये नदियाँ क्या कर रही है, पठार को काट देती है। यहाँ से जब बहती है नहीं, महानदी, स्वर्ण नदी, गोदावरी, कृष्णा, तो ये सब काट देती है ऐसे करके, और इसको काट के मिट्टी इधर लाएगी। इसीलिए देखिएगा भारत के मैप पर ये सब इधर इधर हो गया है, क्योंकि नदियों ने इसे क्या किया है, काट दिया है, और मिट्टी लाकर ये मैदानी वाला भाग कर दिया है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। ये बड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, नहीं यहाँ पर मैं दिखाया हूँ प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पठार में भी कुछ जगह पर छोटे छोटे पठार है, उसको मैं लिया हूँ। जैसे ये आपका हो गया मालवा पठार, नहीं ये वाली भाग मालवा पठार हो गया। ये हो गया दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य जंगल, नहीं ये हो गया आपका छोटा नागपुर पठार, नहीं छोटा नागपुर पठार समृद्ध है, नहीं खनिज के लिहाज से। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मालवा पठार, नहीं इसको हम बारी बारी से समझेंगे, जानेंगे, सब चीज़ पे बारी बारी से टॉपिक होगी। फिलहाल इसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ से दो नदियाँ बहती हैं, गंगोत्री और एक यमुनोत्री। ठीक, यहाँ पे कुछ पहाड़ी हैं, नहीं कुछ पहाड़ी है गुजरात में, मैं पहाड़ का नाम बता दूँगा आपको। ये वाली जो है ये वाली जो दिख रहा है ना, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो है नहीं राजस्थान में पालनपुर से लेकर दिल्ली, यहाँ पे डी लिखा हूँ, दिल्ली के मजनू टीला तक फैला हुआ है। पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक फैला हुआ है। 1 मिनट कितना किलोमीटर में है मैं लिखा नहीं हूँ। एक मिनट, दिल्ली की पूर्वी दिल्ली के मजनू टीला स्थित है। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत की अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है, नहीं तो 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। अधिकतम जो इसकी जो लंबाई है वो राजस्थान में है, नहीं तो 800 किलोमीटर तक फैली हुई है यह अरावली पर्वत, पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक। ये आपको याद रखनी है अरावली पर्वत। ठीक, अरावली पर्वत के जस्ट नीचे नहीं ये है मालवा पठार, ये आपको याद रखनी है। पहले अरावली पर्वत, मालवा पठार। ठीक, एक मिनट, मुझे ये इससे मुझे समझ में आती है। ठीक, मालवा, उसके बाद देखिए मालवा पठार के नीचे ये अरावली पर्वत के बाद मालवा पठार के नीचे ये जो है नहीं मालवा पठार के नीचे ये विंध्य पर्वत है, नहीं विंध्य हिमाचल यमुना गंगा है ना, वही है विंध्य पर्वत। अभी आप समझना है इसको क्या क्या है। विंध्य पर्वत के नीचे राजपीपला पहाड़ी सब है, नहीं राजपीपला, उसके बाद मैकाल पर्वत आता है, धूपगढ़ चोटी आती है, महादेव पहाड़ी आती है, नहीं अरावली पर्वत, उसके बाद मालवा पठार, उसके बाद ये आपका हो गया विंध्य पर्वत, उसके बाद राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। उसके नीचे
देखिए पहले मैं परिचय दे दूँ नहीं बनाया क्या हूँ। विंध्य पर्वत ये जो छोटी छोटी है ये सब पहाड़ सब है। जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे ना, जैसे जैसे जब हम अध्ययन करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे मलवा पठार पे नहीं, दक्कन पठार पे, छोटा नागपुर पठार पे, उसके बाद आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको नदी पे नहीं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो भी आएगी चैप्टर में, जो भी टॉपिक आएगा नहीं, उस पर जब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट रूप से आप समझ सकोगे। फिलहाल ये सब समझने की चीज़ है। अगर अभी मैं बताऊँ तो लंबी लग जाएगी। मैं जो अभी कह रहा हूँ उसको समझते चलिए, जो नहीं बोलूँ या जो छूट जाए मैं उसको जब टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे तो उसमें अच्छी तरह समझ आएंगे। 4-5 वीडियो बनेगी इस पर मलवा पठार पे, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर थे हम राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी नहीं। देखिए यहाँ पे नदी है गंगा यमुना नदी नहीं, जो यमुना नदी के यहाँ पर है आथी मलवा पठार के अंतर्गत जो है ना, मलवा पठार में 3 नदियाँ बह रही है। ये जो ग्रीन आती जो है मेरे शर्ट कलर की नहीं, ब्लू रंग की, ये नदियाँ जो होती है उसको शो कर रही है। तो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, देख रहे हैं, ये तो यमुनोत्री गंगोत्री है, और ये मलवा पठार से एक जो नदी है ये वाली बीच वाली जो है काली सिंधु नदी है नहीं। उसके बाद ये सबसे ऊपर में बर्णशा नदी है, और उसके बाद बीच वाली जो है काली सिंधु, और ये वाली जो है चंबल नदी है, और ये बेतवा नदी है नहीं। उसके बाद मलवा पठार के जस्ट नीचे आप विंध्य पर्वत आइए। विंध्य पर्वत के नीचे राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से, यानी कि मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से ही सोन नदी और ये नर्मदा नदी निकलती है। देखिए नर्मदा नदी और सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है नहीं। सोन नदी गंगा नदी में पटना में आकर इटावा के पास मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए महादेव पहाड़ी के धूपगढ़ चोटी से ताप्ती नदी निकल रही है। देखिए ये जितनी भी नदियां हैं, बर्णशा नदी, सिंधु नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, जो मलवा पठार के अंतर्गत बह रही है, इसका जो ढाल है स्लोपिंग नहीं, वो है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर और पूर्व की ओर, इसीलिए यह इधर से बह के गंगा नदी में मिल जाती है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जो है बंसा, काली सिंधु, चंबल, बेतवा, इसकी ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है। यही कारण है कि यह गंगा यमुना नदी में आकर मिल जाती है, क्योंकि इसकी ढाल इधर है। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी की जो ढाल है पश्चिम की ओर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी से नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी, जबकि महादेव पहाड़ी के धूपगढ़ चोटी से ताप्ती नदी निकलती है, और खंभात की खाड़ी में दोनों नदी अपना जल गिरा देती है, गुजरात के खंभात की खाड़ी में, ठीक है। इसको आपको समझनी है। मैकाल पर्वत के अंतर्गत अमरकंटक चोटी से सोन नदी और नर्मदा नदी, जबकि महादेव पहाड़ी के धूपगढ़ चोटी से ताप्ती नदी निकलती है, और दोनों पश्चिम की ओर फ्लोज करती है और अपना जल गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये आपको याद रखनी है, ठीक। उसके नीचे ये सब है पहाड़ी, गविलगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र में है, विंध्य पर्वत है, कालसुबाई चोटी है, ये पूर्वी घाट हो गया। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलता है ना, वहाँ पे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है, उसी को हम नीलगिरी पर्वत करते हैं। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में जाकर मिलता है, तो वहाँ पे क्या होती है, एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाती है, जिसे हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं।
अब समझ गए नीलगिरी पर्वत क्या है, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का ही जब एक जगह मिल जाती है दोनों, नहीं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो वहाँ पे एक गांठ बन जाती है, उसी को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इस पर भी चर्चा होगी बारी बारी से, नहीं। उसके बाद आपका यहाँ से गोदावरी नदी बह रही है पूरब की ओर, नहीं। उसके बाद जो है कृष्णा नदी बहती है, नहीं। उसके बाद यहीं पे क्या बताए, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी बह रही है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत दो नदियाँ बह रही है, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, नहीं। चलिए जब टॉपिक आएगी ना, जैसे छोटा नागपुर पठार, तो उस पर जब चर्चा होगी बारी बारी से, तो वहाँ पे डिटेल्स में वहाँ पे होगी। उसके दंडकारण्य पठार है, नहीं, दंडकारण्य पठार के जस्ट नीचे गोदावरी नदी बहती है। उस गोदावरी के नीचे कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, नहीं। उसके बाद ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है, नहीं। कार्डमम या इलायची पहाड़ी, ये सब अन्नामलाई पहाड़, नीलगिरी या डोडा बेटा, ब्रह्मगिरी चोटी, नहीं। गुजरात के जो सौराष्ट्र वाला मांडा, बारदा, गिरी पहाड़ी सब जो है, इस सब पर चर्चा होगी। उसके बाद जो हमारा सेवन सिस्टर है गारो खासी जयंतिया, पिछली वाली वीडियो में भी अब पढ़े हैं, ये राजमहल पहाड़ी का ही निकला हुआ भाग है, जो कि यहाँ पे नदियाँ बहती है, बहुत सारी नदियाँ। तो यहाँ पे मिट्टी सब का जो मिट्टी है ना, हिमालय की जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे मिट्टी आकर बहुत सारे जम गई है, मतलब करोड़ों वर्ष लगी होगी उसमें। उसके बाद यहाँ पे जम गई है, पहाड़ भी है, नहीं। तो यहाँ पर जो पहाड़, ये वाली जो भाग है ना, गारो खासी जयंतिया, शिलोंग पठार जो है झप गया नीचे। और मैं कहा अभी भी, अब थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है कि बालू आकर क्या करता है, पठारी वाली भाग को क्या करता है, ढक देती है। और जब आप अधिक खुदाई करोगे तो बालू के बाद पानी, और पानी के बाद और अधिक खुदाई करोगे तो आपको चट्टानें मिलती हैं। तो ये मालवा पठार का भाग ही, यानी कि राजमहल पहाड़ी का भाग ही गारो खासी जयंतिया, ये सब जो है इसी का भाग है, नहीं। राजमहल छोटा नागपुर पठार का ही ये वाली भाग सब जो राजमहल पर्वत सब जो है, ये सब इसी का भाग है, छोटा नागपुर पठार का। गारो खासी जयंतिया, मिकी, रेंगमा, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। चर्चा होंगी जब इस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे हम, तब समझेंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें शिलोंग पठार के अंतर्गत ही आती है, गारो खासी जयंतिया। और कुछ नहीं थी इसमें, इतना ही था, क्योंकि इसको ऐसे ही समझना था आपको। दिक्कत होगी प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे नालामलाई पहाड़ी, शेष छलमा पहाड़ी, हाँ, बेलीफोंडा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। उसी तरह जवादी, सेवाराई, पंचमला, ये तमिलनाडु में आ जाता है, ये तीनों। तो जो डिटेल्स में अच्छी तरह से जानेंगे तो इस पर कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और यकीन मानिए मेरे साथ अगर आप 4-5, अब जितनी भी वीडियो बने, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं अभी फर्स्ट को मैं देखा हूँ, क्योंकि इसको 3-4 बार मैं पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ी देर देखा हूँ, आपके लिए वीडियो बना दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसको। एक बार मैं जो अपना बनाया हूँ, जो मेहनत किया हूँ ना, आप भी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो अच्छा लगता है, आप पढ़ोगे तो। क्योंकि एक विद्यार्थी जो मेहनत कर रहा हो और दूसरे विद्यार्थी वो भी मेहनत कर रहा हो, तो वो उसी का सम्मान कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो किस तरह से पढ़ा होगा, किस तरह से बनाया होगा। तो एक दूसरे का सम्मान करनी चाहिए, तब होगी जब आप मेहनत करोगे, तब मेरा सम्मान हो जाएगा, नहीं। चलिए, इसमें थोड़ी आपको शायद दिखाई दे या ना दिखाई दे, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। आप ऐसे, मैं स्लो करके ले जा रहा हूँ, समझ रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर आपका जो है गंगोत्री है, नहीं। उसके बाद जो है देखिए हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, फिर उत्तराखंड है, नहीं। उसके बाद देखिए दिल्ली है, और पालनपुर से लेकर दिल्ली के 800 किलोमीटर तक अभी बताया हूँ ना। मजनू टीला है, जो जहाँ पर अरावली पहाड़ी है। उसके बाद गुरु शिखर है, उसी के नीचे जस्ट
नहीं, गुरु शिखर के बारे में नहीं बताया ना। अरावली की सबसे प्राचीन पर्वत जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। नहीं, आप जानते भी होंगे, हालांकि इस पर चर्चा होगी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब इस पे चर्चा अच्छी तरह से होगी। नहीं, हाँ, अरावली की सर्वोच्च शिखर जो है राजस्थान में माउंट आबू के पास है। अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। नहीं, 1722 मीटर है। बनसा नदी अरावली की पश्चिम से पूर्व दिशा को पार करती है। इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा, इधर जाना नहीं चाहूँगा। आपको फिलहाल याद रखनी है, अरावली की सर्वोच्च शिखर जो है, ऊंची चोटी जो है, वो कौन सी है? गुरु शिखर है अरावली की। ठीक, इसके बाद देखनी है, यहाँ पे मैं था, इसको समझते हैं। क्लियरली नहीं आ रही ना अब? नो, हाँ अब ठीक है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यमुनोत्री, गंगोत्री, दिल्ली। इसी को आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए, राजस्थान है, गुरु शिखर है, अरावली पर्वत है, बनसा नदी है, उसके बाद काली सिंधु नदी है, चंबल नदी है। एरो गया गया ना, इसको अच्छी तरह से गौर से देखकर आप बना लेना नोट। और नोट्स बना लिए कोई तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। उसके बाद बेतवा नदी भी है। उसके बाद नीचे में देख रहे हैं पालनपुर लिखा हुआ है, पेंसिल से मैं बनाया हूँ। उसके बाद एक बड़ा सा है नीले रंग का, वो मालवा पठार है। मालवा पठार है, कच्छ की, गुजरात की कच्छ है। मांडवी पहाड़ी है, नहीं, बारदा पहाड़ी है। अब आ जाते हैं इधर, नहीं, मालवा पठार के नीचे देखिए विंध्य पर्वत है। मालवा पठार के जस्ट नीचे विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के नीचे से एक नर्मदा नदी बह रही है, देख रहे हैं आप? नर्मदा नदी, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा पहाड़ी है, नहीं, सतपुड़ा पहाड़ी। उसके बाद राजपीपला पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी, धूपगढ़, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत धूपगढ़ चोटी से ताप्ती नदी निकल रही है, नहीं। और मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से दो नदी निकल रही है, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी, नहीं। महादेव पहाड़ी से महादेव पहाड़ी के अंतर्गत धूपगढ़ जो चोटियाँ हैं, वहाँ से ताप्ती नदी निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर रही है। उसी तरह से मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, और ताप्ती नदी भी धूपगढ़ चोटी से, महादेव पहाड़ी के धूपगढ़ चोटी से ताप्ती नदी और मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी, दोनों निकलकर गुजरात की खंभात की खाड़ी में पश्चिम की ओर अपना जल गिरा रही है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक, उसके बाद ऊपर ले जा रहा हूँ मैं थोड़ा, ये सब जो है पहाड़ सब है, नहीं। अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में, गवेलियलगढ़ पहाड़ी, नहीं। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर ग्लेशियर है, नहीं, जिससे होकर गोदावरी नदी फ्लोज करती है। उसके बाद ताप्ती, कालसूबाई चोटी, उसके बाद बालाघाट पहाड़ी, उसके बाद दक्कन पठार वहाँ पे है, जस्ट बालाघाट पहाड़ी के नीचे। उसके बाद महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी फ्लोज कर रही है, नहीं। गोदावरी और कृष्णा पूरब की ओर बह रही है, ठीक। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाली, एक मिनट, ये जो रेड कलर की है ना, ये वाली जो है रेड कलर की, हाँ ये वाली, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट जो पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट है। और ये वाली सब जो है पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट को देख रहे हैं आप, कटा फटा है। यहाँ की जो है पहाड़ पठारी एरिया जो है वो कटी छटी है। क्यों? क्योंकि यहीं पश्चिम से पूरब की ओर बहुत सारी पश्चिम से पूरब की ओर बहुत सारी नदियाँ बहती है और इस भाग को काट छाट दिया है। जबकि पश्चिम की ओर बहुत कम नदी बहती है। एक नर्मदा और ताप्ती बहती थी, जो बहती है, जो गुजरात की खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बाकी यहाँ उतना कटा छटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर उतनी नदी नहीं बहती है पश्चिम की ओर, जबकि पूरब में अधिक नदी बहती है, इसीलिए यहाँ इसको काट खूट दी है, नहीं कटी छटी है। ठीक, समझ गए होंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से, उसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से, उसके बाद नल्ला मलाई है, शेषाचलम पहाड़ी है,
नहीं, वेलिफोंडा है, ये तीनों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। उसके बाद पूर्वी घाट पहाड़ी, पूर्वी घाटी पहाड़ी और ये पश्चिमी घाटी पहाड़ी, नहीं ये वाली पश्चिमी घाट पहाड़ी और ये पूर्वी घाटी पहाड़ी। जावदी, शेफाराय, नहीं पंचमलाई, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलकर पूरब की ओर बह रही है। ये सर काट उट दी है ये सारी चीज़ें नहीं। उसके बाद यहाँ पर है कार्डमम या इलायची पहाड़ी, तमिलनाडु में है। यहाँ पे खूब इलायची की खेती होती है, इसीलिए से इसका नाम इलायची पहाड़ी रख दिया गया है। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी है, अनायमुदी पहाड़ी, पर्वतीय गांठ यहाँ पे देख रहे हैं, ये है नीलगिरी पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर मिल जाती है ना, तो एक गांठ का निर्माण करती है, तो उसे ही नीलगिरी पर्वत नाम दिया गया है। डोडा बेटा नहीं, ये तीनों राज्य में है, कर्नाटक में भी है, केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद ब्रह्मगिरी चोटी, कुद्रेमुख, पश्चिमी घाट पर्वत, महाबलेश्वर चोटी, इतनी आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब थोड़ी पूरब की ओर बढ़ते हैं नहीं, चलिए स्लो। ये वाली जो थी ये मलबा पठार था आपका, समझ रहे हैं ना। इधर एक बार कर दूँ, और ये रहा आपका अरावली पहाड़ी, नहीं अरावली पहाड़ी गुरु शिखर चोटी है अरावली की ये, नहीं। उसके बाद मालवा पठार, उसके बाद विंध्य पर्वत, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी, उसके बाद जो है ये जो है ताप्ती नदी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इससे इस तरह से कि विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में कौन सी पठार है, तो अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में मालवा पठार है। मालवा पठार और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किसके बीच में है, तो विंध्य पर्वत और ताप्ती नदी या राजपीपला पहाड़ी के अंतर्गत आती है। चलिए, इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, अपने मन में बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम पश्चिम की ओर। यह आपका है छोटा नागपुर पठार, जो खनिज के लिहाज से काफ़ी समृद्ध है, नहीं। छोटा नागपुर पठार के अंदर राजमहल पर्वत है, नहीं। छोटा नागपुर पठार जो है राजमहल पर्वत का ही ये वाली जो भाग है, गारो खासी जयंतिया, इसी का भाग निकला हुआ है। क्योंकि यहाँ से होकर जब नदियाँ बहती थी पूर्व काल में, बहुत सारी नदियाँ, तो यहाँ पे जो है मिट्टी लाकर या ढक दी है, जिसके कारण ये पठारी ढक गया है, ये पठारी वाली भाग। और ये वाली भाग ही इसका जो कुछ ये बीच वाली भाग ढक गया है और इसका ही भाग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी को हम गारो खासी जयंतिया, मीरी रेकमा, ये सब नाम देते हैं, नहीं। शिलोंग पठार के अंतर्गत ये आता है। राजमहल पर्वत, उसके बाद दामोदर नदी, यहाँ देख रहे हैं ना, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर पठार से दो नदियाँ बह रही हैं, आप देख रहे हो, एक दामोदर नदी, एक स्वर्ण रेखा नदी। किन पठार से, ऐसी कौन सी पठार है जिसे दो नदियाँ बह रही है, दो नदियाँ बहती हैं, तो छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सी नदियाँ बहती है, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पर देख रहे हैं आप मैकाल पर्वत, यहाँ पे राजपीपला पहाड़ी, उसके बाद महादेव पहाड़ी के धूपगढ़ चोटी से यहाँ पे देख रहे हैं एक ऐसे करके नदियाँ बह रही है। ताप्ती नदी है, एरो गया है, देख रहे हैं आप, ताप्ती नदी, और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। ये पश्चिम की ओर बह रही है, क्योंकि इसका ढाल पश्चिम की ओर है, जबकि चंबल, नहीं, काली सिंधु और बेतवा, बनसा, इस सब का ढाल उत्तर पूरब की ओर है, इसीलिए उत्तर पूरब में आकर गंगा यमुना में आकर अपना मिल रही है। जबकि ताप्ती और नर्मदा का ढाल पश्चिम की ओर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी से निकलती है, और जो नर्मदा है मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत अमरकंटक चोटी से, मैकाल पहाड़ पर जो अमरकंटक चोटी है वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकलती है और पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद ये रहा आपका राजमहल पर्वत, नहीं, छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी, शिलोंग पठार। तो ये थी छोटी सी
जो मैं मन से लिखा हूँ, और इसको फिर मैं क्या किया था, हाँ, इसको अच्छी तरह से लिख कर और मैं इसको बोलते हैं निम्नेशन करवा लिया था। ठीक, ये रहा पूरा का पूरा। तो इसी को देखकर आप बना लेना, जूम कर कर देख लेना आप, नहीं थोड़ी क्लियरली आ जाएगी अगर आप जूम करके देखोगे ना। ठीक है, एक टॉपिक हो जाए, मालवा पठार की कर दूं, नहीं लंबी हो जाएगी ना। टॉपिक शुरू करेंगे अगले दिन मालवा पठार से, फिर अरावली, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कि कर दूं, जो हो जाता है वो हो ही जाता है, नहीं ठीक है। आप देख रहे हैं, आप हेडिंग बना लीजिए, नहीं आप क्या कीजिए, हेडिंग बना लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जूम कर कर आप देखोगे और समझने का प्रयत्न करोगे। जो जो मैं बोला हूँ वहाँ पर एरो का चिन्ह लगा लेना है, जहाँ पर अगर दिक्कत हो तो, नहीं ठीक। अब हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले एक मिनट, 1 घंटा का कर दूं, अरावली परारी, नहीं कि छोड़ दें, लंबी हो जाएगी। 1 घंटा करिए देते हैं, चलिए। पहली बार सबसे लंबी वीडियो हो जाएगी अब तक की। आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालना है आपको अरावली पर्वत, नहीं अरावली पर्वत हेडिंग डालनी है और लिखनी है कि प्रायद्वीपीय। आप शुरू कर दीजिए, वो समझ गए आप। अब लिखनी है आपको, एक कॉपी में नोट्स बनानी है, आप समझ गए होंगे। और जो मैं दिखाया हूँ आपको, उसको आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और फ़ोटोकॉपी या हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इरेजर से जैसे जैसे मैं बोला हूँ कि यहाँ पर ये है उसको मिलाते वहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। यकीन मानिए वो आपका धरोहर रह जाएगा। बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चलिए हेडिंग ढानिए, अरावली पर्वत। हेडिंग, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर, उत्तर और पश्चिम सिरे पर क्या है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर क्या है, यहाँ पर समझिए, उत्तर पश्चिम सिरे पर क्या है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू टीला तक फैला हुआ है। गुजरात के पालनपुर से, नहीं गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक 800 किलोमीटर तक में फैला हुआ है अरावली पर्वत। अरावली की बात हो रही है, आप हेडिंग डाल लीजिए। अरावली पर्वत की अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है, ये है राजस्थान, राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में अरावली की अधिकतम लंबाई है। राजस्थान में जो दक्षिण भाग है उससे
राजस्थान में जो दक्षिण भाग है ना, इसे जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक मिनट, मेरा मैप किधर गया? ठीक है, इसमें मैं भी कह दूं आपको। ये वाली भाग जो है ना, देख रहे हैं आप, एक मिनट, हाँ, ये वाली भाग, इस पर ये अरावली है नहीं, इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पे मैं एरो में लिख दिया हूँ अरावली, तो हेडिंग लिख लीजिए अरावली पर्वत, और इसको समझना है नहीं, समझना क्या है, लिखना है आपको हेडिंग दर्खा प्रद्वीपीय भारत के पठार का उत्तर पश्चिम सिरे पर, यानी कि प्रद्वीपीय भारत का पठार है ये सारी चीज़ें, और इसके उत्तर और पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत है नहीं का विस्तार है। ऐसे लिखिएगा, प्रद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के यहाँ पे एक जगह है पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका अधिकतम भाग जो है, हाँ, इसका पश्चिम की अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत है ना। इसकी लंबाई जो लगभग है 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत की अधिकतम लंबाई राजस्थान वाली जो एरिया है उसमें है। राजस्थान में अरावली का जो दक्षिण भाग है, अरावली का जो दक्षिण भाग है राजस्थान में नहीं, दक्षिण भाग, उसे जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखनी है कि अरावली पर्वत का जो अधिकतम विस्तार जो है राजस्थान में है नहीं, और राजस्थान में जो अरावली का दक्षिण वाला भाग है नहीं, दक्षिण, ये वाली भाग, दक्षिण वाली भाग, इसे राजस्थान में जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली पर्वत ही है नहीं, अरावली का जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली के पास अरावली को दिल्ली रिच के नाम से जाना जाता है। ये जो है ना दिल्ली मजनू टीला, यहाँ पे अरावली पर्वत को दिल्ली रिच के नाम से जाना जाता है नहीं। अरावली की सर्वोच्च चोटी राजस्थान में माउंट आबू के पास है नहीं, अरावली की सबसे जो सर्वोच्च चोटी जो है राजस्थान में माउंट आबू के पास है। अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, जो आप एटलस देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ 1722 मीटर, 1722 मीटर हमें लिखा हूँ। बनसा नदी अरावली का पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। यहाँ पे बनसा नदी है एक, यहाँ पे आप देखो, ये बनसा नदी, ये अरावली को, बनसा नदी है ना ये, हाँ, तो ये बनसा नदी जो है अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा की पार करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करी। देखिए इधर से, क्योंकि इसका ढाल इधर है, बताया हूँ ना, सारी नदियाँ जो हैं चंबल, बेतवा, ये सब जो है इसकी ढाल इधर है पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर पार कर रही है, करती है, और चंबल नदी में मिल जाती है नहीं। ये बनसा नदी पार करते हुए यहाँ पे एक चंबल नदी है, ये वाली भाग, यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो देखिए यहाँ पे है ना चंबल नदी, देखिए चंबल नदी में आ जाकर बनसा नदी क्या हुआ है, मिल गया है, चंबल वाली जो है। ठीक है, आप समझ जाएंगे जब आप अच्छी तरह से देखोगे, क्योंकि ये रहा आपका चंबल नदी नहीं, ये है ना, ये चंबल नदी है, और बनसा नदी इसी में आकर मिल गई है, तो बनसा नदी चंबल में मिल जाती है। अरावली के दक्षिण में एक पठार है, नाम है मालवा पठार, और अरावली इतना ही परीक्षा के लिहाज से। और अब मालवा पठार, अरावली के दक्षिण में एक पठार है जिसका नाम क्या है, मालवा पठार। मालवा पठार हेडिंग लिख लीजिए, मालवा पठार अरावली के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में है। क्या लिखना है, मालवा पठार अरावली के उत्तर में, यानी कि मालवा पठार जो है अरावली पर्वत जो थी ना, अरावली मालवा पठार, तो मालवा पठार अरावली के दक्षिण में, ये अरावली के दक्षिण, ये वाली भाग दक्षिण हो गया, और विंध्य के उत्तर में है। ये आपको याद रखनी है, मालवा पठार अरावली के दक्षिण में और विंध्य के उत्तर में, अरावली के दक्षिण और विंध्य के उत्तर में, ये जो बीच वाली भाग है ये मालवा पठार है। ठीक है, बल्कि उत्तर में, यानी अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में मालवा पठार का विस्तार है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, मालवा पठार का ढाल जो है उत्तर की तरफ है, मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है।
मालवा पठार का निर्माण किस लावा से हुआ है? ज्वालामुखी लावा से, ज्वालामुखी लावा से हुआ है, नहीं, अर्थात बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। लावा के जमने से जो चट्टानें बनती है उसे हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो मालवा पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये सारी बातें लिखनी है आपको। यही कारण है कि मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। किस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा पठार पर। मालवा पठार से चूँकि 25-30 नदियाँ निकलती है, लेकिन सबको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, नहीं। मैं पहले ही कहा हूँ कि नदियाँ वाली चैप्टर जब होंगी तो वहाँ पे अच्छी तरह समझाई जाएंगी आपको। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। तो मालवा पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, सबको दिखाना संभव नहीं है। जो एग्जाम के लिहाज से पूछे जाते वही मैं लिया हूँ। हमने मुख्य रूप से यहाँ 3 नदियाँ ली है, नहीं, चंबल, काली सिंधु और बेतवा को। यहाँ हमने 3 नदियाँ ली हैं। ये आपका हो गया चंबल, देख रहे हैं, चंबल, बेतवा और काली सिंधु। ये वाली आपको दिखाई देती होगी, आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से। 1 मिनट, आ गई ना? देखिए, काली सिंधु नदी है। मुख्य रूप से मालवा पठार के अंतर्गत 3 नदियाँ ली गई हैं, चंबल, बेतवा, नहीं, चंबल, काली सिंधु और बेतवा को मुख्य रूप से लिया गया। चंबल, काली सिंधु और बेतवा को। काली सिंधु, चंबल नदी और बेतवा नदी। आप एरो देखते हुए समझिएगा कि कौन सी नदी कौन है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चूंकि प्रायद्वीपीय पठार ढाल का उत्तर की तरफ, और यही कारण है कि चंबल, बेतवा और काली सिंधु उत्तर की ओर फ्लोज कर रही है, बहती है, नहीं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। यही कारण है कि चंबल, काली सिंधु, चंबल, बेतवा उत्तर की ओर बह रही है। और देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो चंबल नदी है, ये वाली, ये यमुना नदी में मिल गई है, नहीं। इसके बाद जो है बेतवा भी यमुना नदी में मिल गई है। उसके बाद जो ये है बनसा नदी, ये भी यमुना नदी में मिल गई है, नहीं। और ये यमुना नदी गंगा में, पटना में आके मिल गई है, नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखनी है। आगे हैं होती है, यानी मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा और काली सिंधु, नहीं, 1 मिनट, मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ प्रवाहित होती, यानी मालवा पठार से निकलने वाली नदी चंबल, बेतवा और काली सिंधु है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल गई। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज़्यादा अपरदित कर दिया है, वर्तमान में काट छाँट दिया है, नहीं। यानी चंबल और उसकी सहायक नदियाँ ने मालवा पठार को काट कर अपरदित करके बहुत ज़्यादा, मतलब अपरदित मतलब उबड़ खाबड़ कर दिया है, जिसे हम क्या करते हैं, अवनालिका, मतलब उबड़ खाबड़ कर दिया उसको काट छाँट के। तो उस जो उबड़ खाबड़ कर दिया ना उस भूमि को, तो उसे क्या नाम दिया गया है, उबड़ खाबड़ का खात, नहीं, भूमि में बदल दिया गया है, उबड़ खाबड़ बदल गया है। ऐसे अपरदन को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन क्या है? तो जब नदियाँ किसी पठार को काट कर, मतलब विदीर्ण कर दे, छिन्न भिन्न कर दे, उबड़ खाबड़ कर दे, तो उसी को हम अवनालिका कहते हैं। अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन क्या होता है? जब नदियाँ किसी भी भूभाग को उबड़ खाबड़ करके काट देती है, ठीक है, या नाली अपरदन कहते हैं। तो आज इतना ही, यानी कि हमने 2 चीज़ों को देखा, एक अरावली और एक मालवा पठार को। बाकी का अध्ययन हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, बारी बारी से, अच्छी तरह से। मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई होगी तो आप बार बार वीडियो को आगे पीछे कर देखिएगा, आपको आ जाएंगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिले। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।